कैसे हो? हम ठीक है सर। आप बताओ, मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है जी? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सर लिमिटेशन का ही मतलब बता दो पहले, उसके बाद ही सीखेंगे कुछ। देखिए, लिमिटेशन का मतलब होता है कमियाँ। अकाउंटिंग में क्या क्या कमियाँ हैं अभी भी, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एडवांटेज हमने डिस्कस कर लिया था, अब कमियां डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग की क्या क्या कमियां अभी भी हैं। जो सबसे पहली लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, वो है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट यूज ऑफ एस्टिमेट। अकाउंटिंग में बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम एस्टिमेट्स का यूज करते हैं। एस्टिमेट्स का यूज करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे हमारे हमारे पास एक्यूरेट फिगर नहीं होती। एक्यूरेट फिगर नहीं होती वहाँ पे। हम एस्टिमेट लगाते हैं कि ये होना चाहिए। ठीक है। तो हम, ये है सबसे पहली कमी कि अकाउंटिंग में जो है, जो फिगर्स आ रही है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। वहाँ पे एस्टिमेट्स का भी अकाउंटिंग में यूज होता है। ठीक है। अब हर किसी का एस्टिमेट अपना अलग अलग होता है। ठीक है। तो सबसे पहली कमी ये है। दूसरा है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने 20 साल पहले बैक एक जमीन खरीदी थी, लैंड खरीदा था बिजनेस के लिए। ठीक है। ठीक है सर। और उस पे क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बनाई और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। उस टाइम मान लीजिए लैंड खरीदने का और बिल्डिंग का दोनों का मिला के खर्चा मेरा हुआ 20 लाख रुपए। कितना हुआ जी? सॉरी, 20 लाख रुपए खर्चा हुआ। लैंड और बिल्डिंग दोनों मिला के इतने का खर्चा हुआ 20 साल पहले। क्या इन दोनों की कीमत आज भी क्या 20 लाख रुपए ही रहेगी? 20 साल पहले जो मैंने लैंड खरीदी है, जमीन खरीदी है, क्या आज के टाइम पे भी उसका जो रेट है, अगर मैं आज मार्केट में खरीदने जाऊं उसी जमीन को और उस पर घर बनाऊं, बिल्डिंग बनाऊं, तो क्या 20 लाख ही लगेगा? नहीं सर, करोड़ों में आएगा। मान लीजिए कम से कम 5 करोड़ की जमीन आज वो होगी। तो यहाँ पे देखिए, बुक्स में तो कितने की आई होगी वो जमीन, लैंड और बिल्डिंग सब 20 लाख की, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई है उसकी 5 करोड़। तो ये जो हमारी करंट मार्केट प्राइस है, जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है लैंड और बिल्डिंग की, उसको ये अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है। मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर देता है। तो दूसरी क्या कमी है कि मार्केट वैल्यू को ये कंसिडर नहीं करता है। मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। थर्ड है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। जो कंपनी ए के एम्प्लॉयज हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉई, वो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है और ठीक से काम करते हैं। जो कंपनी बी के एम्प्लॉयज हैं, जो कंपनी बी के एम्प्लॉयज हैं, वो काम तो करते हैं बट काम करते करते सो जाते हैं कई बार। 8 घंटे के काम में 7 घंटे ही काम करते हैं और 1 घंटा सो जाते हैं। ये 1 घंटा क्या करते हैं? सो जाते हैं। तो आप देखिए, अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन सेम है, बट कौन सी फर्म पहले ज़्यादा ग्रो करेगी? सर सिंपल सी बात है, ये जो फर्म ए है
कंपनी ए है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगी, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा कंपनी बी से। क्यों? क्योंकि जो उसके एम्प्लॉई हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। और बी के कैसे एम्प्लॉय हैं, काम तो करते हैं बट काम पे सो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, ये क्या चीज़ है, क्वालिटी, क्वालिटी एम्प्लॉय की, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे फर्म के प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रही है। वो बाहर बाहर से देखें तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, बट अंदर से इसके एम्प्लॉय अच्छे हैं, ये जल्दी फर्म ग्रो करेगी, इसका प्रॉफिट इसके मुकाबले, जो फर्म बी के मुकाबले ज़्यादा होएगा। बट हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्वालिटी को, जो इसके एम्प्लॉयज़ की क्वालिटीज़ हैं हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मनी के टर्म में नहीं है, जो क्वालिटी है वो मनी के टर्म में नहीं है, इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है, ठीक है, कि जो क्वालिटेटिव एलिमेंट है उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स में, ठीक है सर। क्यों? क्योंकि वो मनी के फॉर्म में नहीं है, सिर्फ मनी जिसमें इन्वॉल्व है सिर्फ हम उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है सर। अब आ गया फोर्थ। फोर्थ में क्या है जी, फोर्थ को समझते हैं। इसमें क्या है कि मान लीजिए, एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, एक मोबाइल खरीद के लेके आया मैं बिजनेस के लिए, 20,000 का मोबाइल खरीदा मैंने, ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब मैंने मोबाइल खरीदा, उसके अगले दिन ही उस मोबाइल की कीमत गिर गई और कितनी हो गई, 15,000 रुपये हो गई। तो अब मैं बुक्स में कितने का रिकॉर्ड करूंगा सर, 20,000 का ही रिकॉर्ड करूंगा, 20,000 का ही रिकॉर्ड करूंगा। ये जो फ्लक्चुएशन हुआ प्राइस का, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, कि जो भी प्राइस लेवल चेंजेस हो रहे हैं उसको काउंट नहीं करता अकाउंटिंग। जो जिस प्राइस पे आपने परचेज किया है, सेल किया है, उसी को ही कंसिडर करता है, ठीक है, ठीक है सर, चलिए। एंड फिफ्थ है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। क्या है विंडो ड्रेसिंग? इसमें क्या होता है जी, विंडो ड्रेसिंग में बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती हैं, प्रॉफिट बढ़ा के दिखा देंगी, प्रॉफिट क्या करेंगी, बढ़ा के दिखा देंगी, लॉस घटा के दिखा देंगे, एसेट्स को बढ़ा के दिखा देंगे, लेबिलिटीज को घटा के दिखा देंगे। कहने का मतलब कि जो अकाउंट्स है उसमें हेर फेर करेंगे, मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो ये थी हमारी 5 लिमिटेशंस अकाउंटिंग की, ठीक है जी, ठीक है सर, चलिए। आगे है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस। अकाउंटिंग का क्या रोल है बिजनेस में? अब हम डेफिनेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब इतना तो समझ में आ ही गया है कि क्या क्या रोल है। चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं फिर भी। सबसे पहला रोल है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बिजनेस के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको सिस्टमेटिक ढंग से, अच्छे से, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, ठीक है, ठीक है सर। दूसरा, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है।
जो मैनेजमेंट है उसको बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं डेली के भी, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए कई बार नया कॉम्पिटिटर आ जाता है तो हमारा सेल कम होने लगता है, तो उसको कैसे मीट करें, ये सब बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं मैनेजमेंट को, तो उसमें हेल्प करता है। ठीक है। ठीक है सर। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, इसमें क्या है कि इसमें हम जो बिजनेस के रिकॉर्ड्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, बिजनेस के अकाउंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उसको हम पिछ, पिछले साल से, अपने पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं, प्लस दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं, प्लस अदर कंपनी के अकाउंट्स हैं, अदर कंपनी के अकाउंट्स हैं उनके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो उसमें हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए मेरा इस साल का मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, अब मैं पिछले सालों के भी बनाता आ रहा हूँ, तो मैं उनको पिछले सालों से कंपेयर कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है घट रहा है, मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्लस सेम इंडस्ट्री में जो और भी कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उसमें हमारी रैंकिंग क्या है। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में 5 कंपनियां हैं, उसमें से एक कंपनी मेरी है, तो मेरी उन पांचों में कहाँ रैंकिंग है, उनमें फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, मेरी रैंकिंग आ रही है, तो वो सब कंपेयर मैं कर सकता हूँ अकाउंटिंग के बेसिस पे। ठीक है। ठीक है सर। देन फोर्थ, एविडेंस इन कोर्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं इसको कोर्ट में एविडेंस माना जाता है, एविडेंस माना जाता है। ठीक है। ठीक है सर। एंड लास्ट, अगर लोन पेमेंट, सॉरी लोन लेने के लिए हेल्पफुल होता है, टैक्स की पेमेंट के लिए, ये सब अदर मिसलिनियस में आ जाएंगे, तो ये सब हेल्प करता है। ये सब रोल है अकाउंटिंग का